प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आज हम लोग भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका से भी बच्चों बहुत से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, गद्य क्या है। आप जानते हैं कि छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छंद, ताल और लय, तुकबंदी ये सब पद्य में होता है, गद्य में नहीं होता। यह छंद, ताल और लय, तुकबंदी से मुक्त होता है। गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है, यानी सामने वाले को अपनी बात पहुंचाना, संप्रेषित करने का अर्थ है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा, साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन, विवेचन आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त ही कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भाव को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। गद्य जो है वह ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप गद्य से संबंधित चीज़ें अगर जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जबकि पद्य पढ़ने से क्या होता है, आनंद की वृद्धि होती है। उससे भी ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन वो ज़्यादातर आनंद की वृद्धि होती है उससे। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा, साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। इन दोनों लाइनों को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी गद्य के अंतर्गत किन 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। तो आप इसके उत्तर में बताएंगे कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 8 बोलियाँ हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें किस भाषा में मिलते हैं? तो राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। इस तरह के आपके इसमें से प्रश्न बनेंगे। अब दूसरा पॉइंट है गद्य और पद्य में अंतर। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को काव्य साहित्य भी कहते हैं। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ था। कहने का तात्पर्य ये है कि गद्य बाद में लिखा गया और पद्य जो है वह पहले से था। क्योंकि आप जानते हैं कि पद्य जो है वो कविता के रूप में होता है और कविता के रूप में जो होता है वो याद करने में भी आसान होता है। तो पद्य जो है, पद्य का आविष्कार पहले हुआ। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, तो पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि में सभी प्रायः
सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में क्या होता है, वे विशिष्ट होते हैं। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं, जबकि पद्य में ऐसा नहीं होता है। पद्य में आपको तुकबंदी के लिए शब्द ढूंढने पड़ते हैं, आपके आसपास शब्द तैयार नहीं रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। उक्ति, वैचित्र और अलंकरण की प्रवृत्ति भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म, संकेतात्मक होता है। गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण होता है और काव्य में बिरला ही वाक्य पूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य है कि गद्य जो होता है वह एक पूर्ण वाक्य के रूप में आप पढ़ते हैं। जैसे आप ये जो पढ़ रहे हैं वो भी गद्य का ही रूप है। जो इसे अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं गद्य है। तो गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण होता है और काव्य में बिरला ही वाक्य पूर्ण होता है। काव्य जो कविता के रूप में है वह आधी लाइनें भी रहेंगी तभी आपको भाव ग्रहण करा देती हैं, वाक्य भले ही पूर्ण ना रहे। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय, भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न दो रूप हैं और दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण, चिंतनशील मनस्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, किंतु सामान्यतः गद्य एवं पद्य की प्रकृति उपयुक्त प्रकार की होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि गद्य में भी भावपूर्ण, चिंतनशील मनस्थितियों की अभिव्यक्ति हो सकती है और पद्य में भी विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से हो सकती है। हालांकि इनकी प्रवृत्ति जैसा कि बताया गया है कि गद्य और पद्य की प्रकृति उपयुक्त प्रकार की ही होती है। अब आप अगले पॉइंट में हिंदी गद्य का स्वरूप पढ़ेंगे। इसे हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।